हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। और आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये जो आपकी प्रिपरेशन है उसको एक नई दिशा दे सकती है, उसको एक नई डायरेक्शन दे सकती है। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ या जो आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ वही ये कहता है 45 डेज दिल्ली पुलिस स्ट्रेटजी फॉर 2023। दिल्ली पुलिस का जो आप लोगों को सभी पता है कि आप लोगों का सभी का एग्जाम जो है वो पास में ही है। 14 नवंबर से एग्जामिनेशन शुरू है। ठीक एसएससी ने नोटिफिकेशन दे दिया है कि 14 नवंबर से आपके एग्जाम होंगे, और उससे पहले आपको पता है कि आपके फेस्टिवल भी खत्म होंगे। कहने का मतलब एक तरफ तो आप अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होगे और दूसरी तरफ आपको अपने दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी देना है जो आपकी लाइफ डिसाइड करेगी। तो मैं यहाँ पर एक 45 दिन की रणनीति लेकर आया हूँ दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए कि क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए कि किस तरीके से आप अपने एग्जाम को दे सकते हो। अगर हम दिल्ली पुलिस के एग्जाम की बात करें तो उसमें 4 ही सब्जेक्ट हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें जीएस है, मैथ्स है, रीजनिंग है और कंप्यूटर है। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करते हैं जो सबसे मुश्किल है स्टूडेंट्स के लिए। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमें जी जीएस याद नहीं होती है, और दिल्ली पुलिस के एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स की वही है, 50 मार्क्स की है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जीएस में सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप लास्ट 2-3 ईयर्स या लास्ट ईयर जो 2020 में एग्जाम हुआ था दिल्ली पुलिस का, अगर आप उसकी एनालिसिस करो, ठीक, तो वहां से कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं या कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसी को आपको टारगेट करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं अपनी खुद की एनालिसिस की बात करूं तो मैंने इसमें ये देखा है कि सबसे ज्यादा जो पोर्शन दिल्ली पुलिस ने पूछा है 2020 में वो स्टैटिक और करंट का है। ठीक भाई, उससे पहले 2017 का भी एग्जाम हुआ था दिल्ली पुलिस का, जिसमें पूरी की पूरी करंट ही पूछी गई थी। वैसे तो वो एक ही दिन में पेपर हुआ था, कहने का मतलब 2 शिफ्टों में शायद पेपर हुआ था, लेकिन अगर हम दिल्ली पुलिस 2020 की बात करें तो लगभग 19 शिफ्टों में पेपर हुआ है। और 19 शिफ्टों की बात करें तो हर एक टॉपिक से अलग अलग सब्जेक्ट पूछे गए, मतलब क्वेश्चंस पूछे गए। तो उसमें जो स्टैटिक जीके का पार्ट था उसमें लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, मतलब कहने का मतलब अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी बनती है हमारी इस जीएस के पोर्शन में। स्टैटिक जीके की बात करें जिसमें आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करते हो, आप बात करते हो इन्वेंटर्स के बारे में, आप बात करते हो डेज और मतलब डेज के बारे में, आप बात करते हो इंटरनेशनल कैपिटल और करेंसी के बारे में। कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं स्टैटिक के जिन्हें आप तैयार कर सकते हो। तो एक स्टैटिक जो है जो आजकल सबसे ज्यादा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछी जा रही है। और एसएससी, आपको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम एसएससी कंडक्ट करा रही है, तो एसएससी का सबसे ज्यादा जोर स्टैटिक और करंट अफेयर पे ही है। तो आपको एक तो स्टैटिक तैयार करनी है जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट। अब सबसे ज्यादा बच्चों के दिमाग में ये आता है कि जी हम करंट कैसे प्रिपेयर करें। अगर मैं आपको बताऊं करंट अफेयर्स के लिए, तो अगर आपका 14 नवंबर का एग्जाम है तो आप उसके ठीक 1 साल पीछे जाइए, बैक जाइए। आप जनवरी से या दिसंबर से केवल जब तक आपका एग्जाम है, यानी कि 14 नवंबर से एग्जाम शुरू है, उस एग्जाम से 10-15 दिन पहले, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं तो आप जनवरी से लेके और अक्टूबर तक की करंट अफेयर तैयार कर लीजिए। ठीक, अब करंट अफेयर को तैयार करने के लिए अलग अलग सोर्सेज हैं। ठीक, बहुत से बच्चे डेली किसी ना किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं और वहां से करंट अफेयर बनाते हैं, लेकिन मेरा खुद का मानना ऐसा है कि अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप डेली करंट अफेयर को किसी को फॉलो करो और उसके करंट अफेयर को देखो और उसके नोट्स बनाओ। क्योंकि पहली बात तो ऑनलाइन क्लास जो हम 1 घंटे की क्लास हम खुद टीचर लोग जो कंडक्ट कराते हैं, हमारे लिए ऑनलाइन 1 घंटे की क्लास लेना बहुत आसान है, लेकिन वही जब स्टूडेंट्स उसे देखते हैं और नोट करते हैं तो उसके लिए खुद वो 1.5 से 2 घंटे की क्लास बन जाती है। कहने का मतलब आप डेली करंट के लिए 2.5 से 3 घंटा खर्च करोगे, और उसमें भी केवल आप नोट डाउन कर रहे हो, आप याद नहीं कर पा रहे। तो मेरा मानना ऐसा है कि आप करंट की कोई भी एक मैगजीन लेकर आइए और उस मैगजीन से अच्छे से आप 1 साल की करंट को तैयार कर लीजिए। अगर मैं बताऊं तो मेरा मानना यह है कि आप स्पीडी पब्लिकेशन की एक मैगजीन आती है स्पीडी, ठीक, वो बहुत अच्छी मैगजीन है, उसमें सब कुछ बॉक्सेस में बना के दिया हुआ है ईयरली बेसिस पे। तो अगर आप स्पीडी की करंट अफेयर को फॉलो करो तो आप करंट अफेयर के पोर्शन को
बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। और करंट अफेयर के लगभग 10 से 12 सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, स्टैटिक के 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं। अब एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो गए, एक तो स्टैटिक हो गया, एक करंट हो गया। अब बात करते हैं जीएस की। भाई जीएस में बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो टॉपिक है पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनमें भी सबसे ज्यादा आर्टिकल्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात करनी है, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, सिटीजनशिप से हर शिफ्ट में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है। कहने का मतलब प्रेसिडेंट से क्वेश्चन, गवर्नर से क्वेश्चन, कहने का मतलब कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको अगर आप अच्छे से तैयार कर लो तो वहां से आप पॉलिटी को तैयार कर सकते हो। तो कहने का मतलब, और मैं भी आपको ऑनलाइन पॉलिटी पढ़ाई रहा हूं तो आप वहां से भी तैयार कर सकते हो। तो पॉलिटी के 6 से 8 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी के 4 से 6 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। अब हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लास्ट ईयर की एनालिसिस की बात करूं तो मॉडर्न इंडिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मॉडर्न इंडिया बच्चों को जल्दी याद भी हो जाती है। उधर आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट का भी एग्जाम है, जिसके अंदर पूरा का पूरा मॉडर्न इंडिया का ही सिलेबस पूछा जाता है। तो कहने का मतलब मॉडर्न इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। ठीक, उधर एंशिएंट और मिडिल लेवल से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एंशिएंट और मिडिल लेवल की बात करें तो एंशिएंट से आप एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को तैयार कर सकते हो, दूसरा मिडिल लेवल की बात करें तो दिल्ली सल्तनत हुआ और मुगल सल्तनत हुआ। ठीक, दो ही को आपको पढ़ना है, एक दिल्ली सल्तनत और एक मुगल पीरियड। इन दोनों पीरियड को आप तैयार कर लो, और एक इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उसके बाद जो डायनेस्टी होते हैं, उन डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर और लास्ट रूलर के बारे में अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो आपकी हिस्ट्री पूरी की पूरी तैयार हो जाएगी। कहने का मतलब 3 और 2 5, अगर इन 5 सब्जेक्टों के ऊपर आप अच्छे से कमांड करते हो इन 45 दिन के अंदर, ठीक, तो आप अपनी जीएस की स्ट्रेटजी को बहुत आगे ले जा सकते हो। दूसरा, आपको ज्यादा से ज्यादा नोट्स फॉलो करने हैं, आपको कोई किताब फॉलो नहीं करनी। क्योंकि बुक में कमी क्या है कि बुक में कई बार कंटेंट को काट के या शॉर्ट करके दिया जाता है, लेकिन जब भी कोई टीचर किसी सब्जेक्ट को पढ़ाता है तो वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, और जब वो अपनी बेस्ट देने की कोशिश करेगा तो वो अच्छे से बच्चों को नोट्स बनवाता है। ठीक, तो मैं केवल उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं के लिए मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। जो नए बच्चे हैं वो भी इस बात को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें वो किस पे, नोट्स पे ध्यान दें। मतलब जीएस की अगर मैं बात करूं तो आपको जीएस में ज्यादा से ज्यादा नोट्स को बार बार पढ़ना है। जितनी बार हो सके आप नोट्स को बार बार पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, और इन 5 सब्जेक्टों के ऊपर आप अपनी अच्छी कमांड बना लें। अगर आप इन 5 सब्जेक्टों के ऊपर अपनी अच्छी कमांड बना लोगे तो मेरा मानना यह है कि आप 35 प्लस स्कोर कर सकते हो। अगर आपने जीएस में 35 प्लस स्कोर कर लिया तो आप ये मान के चलो कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम आपके हाथ में है। ठीक, तो ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, इन 5 सब्जेक्टों को आपको 35 से ज्यादा स्कोर करना है। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, ना ही ज्यादा सब्जेक्ट के पीछे भागना। ठीक, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं भाई हमारी इकोनॉमिक्स नहीं हुई, हमारी साइंस नहीं हुई, हमारी बायोलॉजी नहीं हुई, हमारी फिजिक्स नहीं हुई। तो आप ये एनालिसिस देख सकते हो, फिजिक्स में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, आपको ज्यादा फिजिक्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कुछ फॉर्मूले पढ़ लीजिए, कुछ डायमेंशंस पढ़ लीजिए, कुछ एसआई यूनिट पढ़ लीजिए। ठीक, बाद में अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंथ की बात कर लेते हैं, आई डिफेक्ट की बात कर लेते हैं। अगर उतने ही टॉपिक आप अच्छे से तैयार करो तो फिजिक्स के टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल फॉर्मूले। जो केमिकल फॉर्मूले आते हैं वो आपको याद होने चाहिए कि भाई NaCl केमिकल फॉर्मूला किसका होता है, ठीक, H2SO4 केमिकल फॉर्मूला किसका होता है, या फिर अगर हम बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहां पे आपको केमिकल फॉर्मूले याद रखने हैं, केमिकल फॉर्मूले आपको ज्यादा से ज्यादा याद रखने हैं। ठीक, और इधर फिजिक्स की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी पढ़ सकते हो आप, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ टॉपिक्स को छांट के पढ़ो। और इकोनॉमिक्स में कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है, यहाँ पे 8 से 10 सवाल टोटल बनने हैं। यहाँ पे करीबन 35 से 45 के आसपास या 38 से 48 के आसपास सवाल आपके बनने हैं। तो ये जो 5 सब्जेक्ट हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीएस में, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक, दूसरा सब्जेक्ट पर हम आते हैं जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या अगर हम बात करें जिसका नाम है मैथ्स, और मैथ्स में आपके 15 क्वेश्चन बनने हैं। ठीक, 2017 की बात करें तो 2017 में एसएससी ने मैथ्स के क्वेश्चन को थोड़ा मॉडरेट मतलब इजी लेवल पे पूछा था, लेकिन अगर हम बात करें 2020 में
तो कुछ टॉपिक से उसने मॉडरेट लेवल पे पूछा और कुछ टॉपिक पे उसने इजी पे पूछा। लेकिन वो कौन से टॉपिक हैं जो हमें 15 में से 10 से 11 क्वेश्चन देके चले जाएंगे, उन टॉपिक पे पहले आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, जिसमें एक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है और हर शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो नंबर सिस्टम को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद एचसीएफ एलसीएम बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादातर शिफ्टों में इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको भी आप बहुत आराम से पढ़ सकते हो। एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, और इस पे केवल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, चाहे वो 2D का हो चाहे वो 3D का हो। मैं खुद आपके सामने एक YouTube वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले अच्छे से डिस्क्राइब करके बताऊंगा, ठीक। तो उसी की अगर हम बात करें तो मेंसुरेशन आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। दिल्ली पुलिस में 2020 में मेंसुरेशन से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया और ये 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हैं, तो मेंसुरेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दूसरा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क आप बहुत आराम से पढ़ सकते हो, यहां से भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है, एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। परसेंटेज, जहां पे सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं और यहां से आपके 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, यहां पे दिल्ली पुलिस ने मॉडरेट क्वेश्चन पूछा था, कहने का मतलब इजी नहीं था, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ थी, लेकिन हर शिफ्ट में यहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिंप्लीफिकेशन की बात करें, जिसे ज्यादातर बच्चे छोड़ के जाते हैं और ये सोचते हैं कि सिंप्लीफिकेशन हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस 2020 में सिंप्लीफिकेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जो बच्चों पे सॉल्व ही नहीं हुए। कहने का मतलब अगर इन 2 टॉपिक की बात करें तो 100% श्योरिटी है यहां से क्वेश्चन आने की, मेंसुरेशन की 100% श्योरिटी है हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछने की, परसेंटेज की हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट की भी 100% श्योरिटी है। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल इसमें ट्रेन्स और बोटन स्ट्रीम को पढ़ सकते हो जिसमें ज्यादातर शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इन 2 टॉपिक को तैयार कर सकते हो। दूसरा रेशियो एंड एजेस, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है, हर शिफ्ट में, चाहे वो रेशियो से हो चाहे एजेस से हो, ये इजी टॉपिक है। कहने का मतलब अगर आप 15 में से क्वेश्चन को ही छांटो तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक, कहने का मतलब 2 2 4 2 6 2 8, यहां पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13, केवल 13 क्वेश्चन 15 में से इसी में से पूछे गए हैं। अब जो लीस्ट प्रोबेबल टॉपिक है, आपको मिक्सचर और एलिगेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बहुत लीस्ट प्रोबेबिलिटी है। पार्टनरशिप पे आपको ध्यान नहीं देना है, बहुत लीस्ट प्रोबेबिलिटी है। पाइप्स एंड सिस्टम पे आपको ध्यान नहीं देना है, आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। एवरेज का क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक, ज्यादा एवरेज का क्वेश्चन इजी होता है, आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हो, तो यहां से भी क्वेश्चन क्या किया गया है, कम पूछा गया है, ठीक। और दूसरी बात करते हैं अलजेब्रा की। देखो अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 में अलजेब्रा से क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन 2017 की बात करें तो 2017 में अलजेब्रा से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप अलजेब्रा के छोटे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना, हो सकता है पूछ ले, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है, लीस्ट प्रोबेबिलिटी है। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जिन टॉपिक्स की आने की है वो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, ठीक, एचसीएफ एलसीएम, नंबर सिस्टम, ये वो टॉपिक हैं जिनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। दूसरी अगर हम बात करें मैथ्स की, तो 2020 दिल्ली पुलिस के पेपर ने क्वेश्चन को तो बड़ा इजी दिया, लेकिन बच्चों को कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा फंसाया, और जो बच्चे ज्यादातर ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं वो कैलकुलेशन पे कम ध्यान देते हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन पढ़ाने वाला टीचर है वो तो कैलकुलेशन करके देता है और बच्चा उसे बस ईयरफोन लगा के सुनता रहता है, वो खुद तो प्रैक्टिस करता नहीं है, ना ही खुद निकालता है। तो मेरी ये एडवाइस है, जो बच्चे ज्यादातर ऑनलाइन क्लासेस करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस को खुद निकालें, पेन कम यूज करें, ब्रेन ज्यादा इस्तेमाल करें, ठीक, जितना ज्यादा ब्रेन में कैलकुलेट करेंगे उतनी ही उनकी कैलकुलेशन बढ़ेगी, और आप कुछ टाइम अपनी कैलकुलेशन को दीजिए डेली, चाहे वो 10 मिनट हो, चाहे 15 मिनट हो, चाहे 20 मिनट हो, अपने आप कुछ नंबर्स लीजिए जिनको ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, ठीक, या फिर मार्केट में कुछ बुक्स हैं, ठीक, उन बुक्स को लेके आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को मजबूत कर सकते हो, ठीक, ठीक, आपको बुक मिल जाएगी, आप सर्च करोगे तो कोई भी बुक लेके आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को तेज कर सकते हो। कहने का मतलब मेरा खुद का ये मानना है कि 2023 में भी वो आपको क्या करेगा, कैलकुलेशन में फंसाएगा, तो कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, और अगर आप इन 10 टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो मेरा मानना यह है कि आप 15 में से 11-12 क्वेश्चंस क्या कर दोगे, सही कर दोगे विद अ स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट।
अब बात करते हैं नेक्स्ट दो सब्जेक्ट की, जो है कंप्यूटर और रीजनिंग। मेरा मानना यह है कि रीजनिंग में हर एक बच्चा जो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है वो कम से कम 21 से 23 क्वेश्चंस रीजनिंग में सही कर सकता है। 25 में से 25 तो बहुत मुश्किल है, कुछ नंबर सीरीज के या कुछ कोडिंग डिकोडिंग के, या कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका लॉजिक हम ऑन द स्पॉट नहीं ढूंढ पाते, लेकिन 21-22 क्वेश्चन हर एक बच्चा रीजनिंग में बहुत अच्छे से तैयार कर सकता है। अगर कोई नया बच्चा है जिसने रीजनिंग को नहीं पढ़ा है, वो रीजनिंग को फटाफट टॉपिक कंप्लीट करके उसकी प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक, तो रीजनिंग एक टॉपिक है जहां से वो अच्छे नंबर फैच कर सकता है। इसमें बहुत कम ऐसे टॉपिक हैं जहां पे आपको दिक्कत होगी, जैसे सिलोजिज्म हो गया, ठीक, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, जैसे अगर हम बात करें डाइस हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, ठीक, अगर हम बात करें और टॉपिक्स की, इनइक्वालिटी हो गया, ठीक, रैंकिंग हो गया, ठीक, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अल्फाबेट हो गया, ये वो सारे टॉपिक हैं जिनको अगर आप अच्छे से तैयार करोगे तो रीजनिंग में आप 21 से 23 नंबर ला सकते हो। दूसरा, आपको रीजनिंग के अंदर हर एक अल्फाबेट का नंबर याद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ए का नंबर 1 होता है, एम का नंबर 13 होता है, जे का नंबर 10 होता है, ठीक, टी का नंबर 20 होता है, क्यू का नंबर 17 होता है, पी का नंबर 16 होता है, डब्ल्यू का नंबर 23 होता है। तो जिस तरीके से मुझे याद है उस तरीके से आपको भी याद होने चाहिए। आपको पेपर में लिख के देखना ना पड़े, क्योंकि इतने आप देखोगे इतने टाइम निकल जाएगा। आपको अपने टाइम को भी बचाना है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम कंप्यूटर की, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे समस्या का जो टॉपिक बनता है वो कंप्यूटर ही बनता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जीएस को, मैथ्स को ज्यादा टाइम देते हैं और वो कंप्यूटर में फंस के रह जाते हैं, क्योंकि बार बार एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड से वो कुछ शॉर्टकट की को पूछता है, और इतनी सारी शॉर्टकट की को रिमेंबर करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्या करें, आपको एमएस एक्सेल पढ़ना पड़ेगा, एमएस वर्ड पढ़ना पड़ेगा, इंटरनेट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर आप इन 4-5 टॉपिक को तैयार कर लेते हो बहुत अच्छे से, तो मेरा मानना यह है कि आप कंप्यूटर में 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन इजीली सही कर पाओगे। ज्यादा फोकस आपको एमएस एक्सेल पर करना है, एमएस वर्ड पर करना है, इंटरनेट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो हार्डवेयर हो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी उसी के अंदर कन्वर्ट मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको कंप्यूटर में एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड पे ज्यादा तैयारी करनी है। ठीक, ये तो बात हुई पर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी की, लेकिन केवल पर सब्जेक्ट को पढ़ने से ही बच्चे का काम नहीं चलता है। आपको जब भी, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, अगर मैं खुद की बात करूं या मैं आपको बताऊं, तो जिस समय मैं तैयारी करता था तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉक टेस्ट। यानी कि हर एक बच्चे को मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। कहने का मतलब, आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो। जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतना ही आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी। अब जी, मॉक टेस्ट देने कैसे हैं? आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट खरीद सकते हो। ठीक, मॉक टेस्ट देने में क्या है, आप जैसे अभी पेपर में 45 दिन है, ठीक, आप जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं वो पहले हर हफ्ते एक एक मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। अब जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन कम होता जाएगा, तो जैसे मैं अभी बताऊं, जैसे अभी 45 दिन बचे हुए हैं, तो आप हर दूसरे दिन एक मॉक लगाइए। ठीक, जब आप हर दूसरे दिन एक मॉक लगाओगे तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप ये एनालिसिस करो कि किस सब्जेक्ट में मेरे कम नंबर आ रहे हैं, और जिस सब्जेक्ट में आपके कम नंबर आ रहे हैं उसी सब्जेक्ट को क्या करो, आप वापस करो। उसी सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, वापस दोबारा उसी सब्जेक्ट पे फोकस करना है, उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ना है, फिर मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत जरूरी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मॉक टेस्ट में 80 सवाल कर दिए भाई, और 80 सवाल में से आपके 50 ही सही हैं, बाकी 30 क्या हैं, गलत हैं, लेकिन 30 के नेगेटिव भी तो हो रहे हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है, एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी है। कहने का मतलब, अगर आप 60 सवाल कर रहे हो तो 60 में आपके 58 सही होने चाहिए। आप इस चीज को मेंटेन करके रखो। कहने का मतलब, गलत टिक करो ही मत। जहां आपको दिखाई दे कि मुझे नहीं आ रहा, उसे छोड़ दो। आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी, और इसका फायदा ये होगा कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करके आओगे, तो आपने मान लो एग्जाम में 74 क्वेश्चन करे, तो आपको ये खुद पता चल जाएगा कि भाई मेरे ज्यादा से ज्यादा 4 गलत हो सकते हैं, इससे ज्यादा मेरे गलत नहीं होंगे। उसका फायदा यह है कि आपकी एक्यूरेसी बनी रहेगी। दूसरी बात, जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आते चले जाएगा, ठीक, जैसे मान लो 20 दिन रह जाएंगे, 25 दिन रह जाएंगे, तो आप डेली मॉक लगाओ। एक मॉक डेली लगाओ सुबह को। ठीक, जितने ज्यादा मॉक लगाओगे, ऐसा नहीं है, मतलब धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में 4 लगाएं, नहीं, आप एक दिन में एक मॉक लगाओ जब जब आपके 20 से 25 दिन रह जाएं।
ठीक, जब आपके ज्यादा दिन है, 40-45 दिन है, आप 2-2 3-3 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाइए, तो आपकी स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, और उसको एनालाइज कीजिए। ठीक, अब बात करते हैं स्टडी की, कि भाई बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि भाई हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। भाई मेरा मानना यह है कि अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो और ज्यादा लंबे समय तक बैठ नहीं सकते, तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की स्टडी करनी पड़ेगी, प्लस 1 घंटा आपको मॉक देना पड़ेगा। अब इस 7 से 8 घंटे में आप कोशिश कीजिए 4 से 5 घंटे जीएस को देने पे, क्योंकि जीएस जो है वो 50 मार्क्स की है, सबसे ज्यादा पोर्शन जीएस का ही है। और जीएस में आपको नोट्स को पकड़ के रट्टे नहीं मारने हैं, आपको केवल पढ़ना है और छोड़ देना है। एक बार रीड करो और छोड़ दो, अगले दिन फिर से पढ़ो, रीड करो और छोड़ दो, और बहुत धीरे धीरे रीड करना है, रीड करना है बहुत धीरे धीरे, और लिमिटेड ही रीड करना है, आपको टारगेट स्टडी करनी है। ठीक, जैसे कि मुझे 2 दिन में या 3 दिन में या 4 दिन में पॉलिटी खत्म करनी है, तो 4 दिन में पॉलिटी खत्म करने के बाद फिर ज्योग्राफी शुरू कर दो, फिर ज्योग्राफी खत्म करने के बाद फिर पॉलिटी शुरू कर दो। ठीक, और साथ में स्टैटिक करंट अफेयर को डेली पढ़ो। कहने का मतलब 4 से 5 घंटे आप जीएस को दो, उसके बाद 1 घंटा आप डेली अपना कंप्यूटर को दो, और 1 से सवा घंटा आप डेली मैथ्स और रीजनिंग को दो। उनके केवल आपको एक एक मिनी मॉक के रूप में सॉल्व करने हैं, 2-2 3-3 2-2 3-3 मिनी मॉक आप क्या करते रहो, मतलब सॉल्व करते रहो। अगर आप इस स्ट्रेटजी से क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करोगे, कहने का मतलब अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, तो मेरा मानना ये है कि आप डेफिनेटली पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हो। दूसरा आपको ध्यान रखना है प्रीवियस ईयर पेपर, आपको पीछे के प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करके जाना है। ठीक, मैथ्स और रीजनिंग के तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व भी करो, क्योंकि देखो स्टैटिक और करंट में क्या है, पीछे के साल के पूछे होंगे तो वो आपको करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी के आप क्वेश्चंस देख सकते हो, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ ज्यादा से ज्यादा। हर एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने जरूरी होते हैं। दिल्ली पुलिस के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2020 में जितने भी सेट पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करें, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, तो 45 दिन के अंदर आप एक अच्छा स्कोर बना सकते हो दिल्ली पुलिस के अंदर। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, और मैं अपने लिंक में अपनी पुरानी वीडियो, ठीक, अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर डालता हूं, इसलिए आप पुरानी वीडियो को देखिए, चैनल पर जाइए, ठीक, अपने दोस्तों को बताइए, और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।